सक्सेस को पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये हम सबको पता है। और हमें ये भी पता है कि हमें सक्सेस तभी मिल सकती है जब हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और अपनी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में कंसिस्टेंट बने रहते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें हो गई मतलब सक्सेस डेफिनेटली हमारे हाथों में आएगी। Am I right? You all will agree with me. So hello everyone, I welcome you all to Study Niti and I am Smriti and I have cleared both the prestigious examinations SBI PO 2019 and LIC WO 2019. तो आज के सेशन में हम लोग कुछ बहुत ही अच्छी सी बातें करने वाले हैं। बेसिकली ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशन रहने वाला है, जैसे कि आपने पहले भी देख ही लिया होगा पीछे मेरे। आज के सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, 5 गोल्डन रूल्स सो एज टू अचीव सक्सेस। ये 5 ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जो मैंने प्रैक्टिकली फॉलो किए हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम में, और इन 5 रूल्स ने, इन 5 गोल्डन रूल्स ने, 5 स्टेप्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी सक्सेस तक पहुंचने के लिए। एंड ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही एक हवा में बातें कर रही हूँ, थ्योरेटिकल कुछ बात कर रही हूँ, नहीं, प्रैक्टिकली मैंने इम्प्लाई किया है एंड डेफिनेटली आप भी इम्प्लाई इसको कर सकते हो। डेफिनेटली इम्प्लीमेंट होगा तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो सिर्फ एक छोटी सी नीड है आप सबसे कि आप लोग बड़े ही ध्यान से सुनना। आपकी सिर्फ कंसंट्रेशन मुझे यहाँ पे चाहिए और कुछ नहीं, एंड एवरीथिंग विल बी गोइंग फाइन। ओके, सो विदाउट एनी डिले हम लोग सबसे पहला स्टेप देखेंगे, सबसे पहला हमारा रूल देखेंगे। देखो, जब भी हमने किसी भी एग्जामिनेशन के बारे में सोचा, या फिर मान लो आप ग्रेजुएशन अभी कर रहे हो, ग्रेजुएशन पीरियड में हो अपने, या फिर आप अभी सोच रहे हो कि मुझे क्या करना है ना। सबसे पहले तो कश्मकश यही रहती है कि हम लोगों को समझ में ही नहीं आता कि हम लोगों को क्या करना है, कौन सी फील्ड में जाना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। तो बेसिकली ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें आगे एक चैनल मिल पाएगा जिसपे हम लोग चलकर उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, है ना। तो देखो, जान लिया हमने, जानना देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैंने भी आपको कहा। जानना ज़रूरी क्या है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, या फिर कहीं और जाना है, अपना खुद का कुछ प्रोफेशन करना है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ना कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। कन्फ्यूजन को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जस्ट नोटबुक पे अपने खुद के इंटरेस्ट ऑफ एरियाज ऑफ इंटरेस्ट लिखो कि आपको कहाँ पे इंटरेस्ट है, कहाँ पे नहीं है, और जहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉइंट्स बनते हुए दिख रहे हैं, लोगों से बातें करो, जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं उनसे बातें करो। जहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉइंट्स आपके बेनिफिट में बनते दिख रहे हैं उसको आपको फॉलो करना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। एंड हम लोग ऐसी एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग, मैं कोई यहाँ पे बहुत ट्रेडिशनल बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल सी बात कर रही हूँ, हम लोग सब लोग ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। कॉर्पोरेट में भी जाते हैं बट गवर्नमेंट सेक्टर्स को हमारे पेरेंट्स बहुत प्रेफर करते हैं कि बेटा आप इसमें जाओ, राइट। तो अगर आपका ये भी मोटिव है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, पहली बात तो क्लैरिटी यहाँ से मिली कि गवर्नमेंट या प्राइवेट। गवर्नमेंट, ठीक है, अब गवर्नमेंट में जाना है तो कौन सा एग्जाम देना है, बैंक का देना है, एसएससी का देना है, यूपीएससी का देना है, रेलवेज का देना है, किसका देना है, फिर आपको वो बाइफर्केशन में जाना पड़ेगा। अब देखो, जब आपको पता चल गया आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर, है ना, आपको पता चल गया कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर चाहिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ख्याली पुलाव ही बनाते जाएंगे कि हाँ यार लग जाएंगे, बैंक पीओ लगेंगे, बढ़िया ऐश मारेंगे और ख्यालों में ही आप बैंक पीओ बन गए हो, ऐसा नहीं होगा ना। आपको, अगर आपने सोच लिया है कि दैट यू हैव टू बिकम अ बैंक पीओ, तो आपको उसके बारे में सारी की सारी जानकारी लेनी पड़ेगी कि एक्चुअली में ये चीज़ है क्या। यू हैव टू स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। अब देखो, सबसे पहले हमें ये वेट नहीं करना कि नोटिफिकेशन कब आएगी, कैलेंडर कब आएगा, कब पेपर निकलेगा, कब हम तैयारी शुरू करेंगे। अगर आप उन बच्चों में से हो रहे हो या फिर हो अभी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज लाखों एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो लाइन में लगे हैं, जो फॉर्म फिल करते हैं हर बार, और उन लाखों में से कुछ हजारों का ही सिलेक्शन होगा। और अगर आपको उन हजारों में आना है, सो यू हैव टू स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। आपको डिले नहीं करना है। ऑल्सो आपको, अगर आपने सोचा है यू हैव टू बिकम अ बैंक पीओ, तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक पीओ कैसे बनना है। बैंक पीओ बनने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती हैं, आपके वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं, आपका पे स्केल क्या रहता है। अगर आपको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो आपको अंदर से ही मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मुझे बनना ही है। अगर इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है तो मुझे बनना ही है, अगर मुझे ये पर्क्स मिल रहे हैं तो मुझे बनना ही है, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो मुझे बनना ही है। बट यू हैव टू फाइंड कि आपको
कौन सी पोस्ट चाहिए, नो व्हाट यू वांट एंड किस टाइप की पोस्ट है, और उसके लिए आपको शुरुआत कर देनी होगी। अगर नहीं खुद से समझ में आता तो लोगों से पूछो, इंटरनेट तो भरा पड़ा है, जहां मर्जी से आप कुछ निकाल लो, बट यू हैव टू स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। मैंने जब सोचा था कि मुझे बैंक एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर होना है, देखो मेरे पेरेंट्स इस थॉट के थे कि आपको बेटा गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है। जब मुझे क्लैरिटी मिली गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, मैंने चूज किया बैंकिंग। बैंकिंग के आगे मैंने नोटिफिकेशन का वेट नहीं किया कि कब आईबीपीएस की नोटिफिकेशन आएगी, कब मैं बैठूंगी पढ़ने, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैंने डिसाइड किया, मैंने स्टार्ट किया। You have to decide and you only have to start. Nobody else is going to do that for you. आज यही बात दिमाग में बांध लो कि हाँ आपको ही करना है, कोई आपका पड़ोसी, कोई आपका फ्रेंड आके आपको नहीं कुछ बोलेगा, ठीक है। अब देखो एग्जामिनेशंस, मैंने आपको बोला बैंक एग्जामिनेशन, बैंक पीओ आपको बनना है। अब उसकी डिटेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए, अगर बैंक पीओ का पेपर है, अगर आपने आईबीपीएस पीओ देना है, आपने एसबीआई पीओ देना है, आपने एलआईसी डब्ल्यू देना है, इंश्योरेंस सेक्टर में जाना है, तो आपको उसके सिलेबस के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, हर चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज आपने डिसाइड किया कि आप बनना चाह रहे हो, सब खोजबीन आपने कर ली कि हाँ ठीक है अब ये दैट इज परफेक्ट, है ना। तो आपने खोजबीन कर ली, अब आपको क्या करना है, जस्ट इंटरनेट खोलो, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। इंटरनेट खोलो, पेपर पैटर्न के बारे में देखो, सिलेबस के बारे में देखो, देखो कितने एग्जामिनेशंस होते हैं, किस किस ड्यूरेशन में होते हैं, कब कब होते हैं। अच्छा, प्री मेंस होता है और इंटरव्यू कब होता है, पीओ में होता है, क्लरिकल में होता है। इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस कैसे डिफरेंट है, उसमें आपको अपीयर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आपको हर एक छोटी से छोटी डिटेल के बारे में पता होना चाहिए। अब ये आपने जान लिया। उसके बाद देखो, अगर मैं बोल रही हूँ आपको पेपर के बारे में आइडिया हो, तो आपको उसके क्वेश्चंस के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मान लो देखो रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट है, कॉन्ट आपने थोड़ा सा पहले पढ़ा है, इंग्लिश आपने थोड़ा सा पहले पढ़ा है, आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स उठाओगे, आईबीपीएस पीओ के, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, जितने भी एग्जामिनेशंस हुए हैं सबके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओगे, उनके क्वेश्चंस एनालाइज करोगे, आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तभी आप उस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। अंधे बन के किसी के भी पीछे नहीं लगना हमें कि हमें सिर्फ प्री के लिए ही प्रिपेयर करना है, हमें सिर्फ मेंस के लिए ही प्रिपेयर करना है। देखो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, हम लोग बिगिनर्स होते हैं, तो हमें क्लैरिटी नहीं होती हमें कैसा करना है। मैंने शुरू किया तो मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे कैसे शुरू करना है, बस जैसे अंधेधुन में हम लोग स्टार्ट कर देते हैं वैसे ही मैंने स्टार्ट किया था और बहुत बड़ी गलती करी थी, ठीक है। मैंने ये स्टार्टिंग में गलती करी, बट जब समझ में आया कि नहीं ये चीज़ गलत है, तो मुझे पता चला कि दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को फिर मैंने फॉलो किया। 1 महीने बाद जब मुझे रियलाइजेशन हुई कि नहीं गलत है, तो फॉलो किया तो हाँ सक्सेस मिली मुझे। बट हाँ, अगर आप ये देखते हो कि दूसरे क्या गलतियां कर रहे हैं, तो आप उनसे भी बहुत सीखते हो। खुद गलती मत करो, दूसरों की गलतियों से भी सीखो, बिकॉज उन्होंने तो ठोकर खा ली ना, आपको ठोकर खाने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उनका एक्सपीरियंस देखा, आपने देखा कि वो बंदा कैसे गिरा था, आपको उस खड्डे में नहीं जाना, राइट। एंड जब आपको पता चला कि डिटेल्स क्या है एग्जामिनेशन की, किस टाइप का एग्जामिनेशन है, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कैसे, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको प्रीलिम्स को मेंस के साथ लेकर चलना है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ प्रीलिम्स को मेंस के साथ लेकर चलना है, तो आपको प्रीलिम्स को मेंस के साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। एंड अगर आप सिर्फ प्री की तैयारी में ही जाओगे तो नहीं होगा कुछ, सिर्फ मेंस की तैयारी में जाओगे तो नहीं होगा कुछ, साइमल्टेनियस लोगे तो बहुत कुछ होगा, ये आप सबको पता है। और इतना डीप में आप पढ़ोगे कि अगर आपको पता है मेंस एग्जामिनेशन टफ से टफ भी आ जाए तो भी उस चीज़ को मैं क्लियर कर लूँगा, उस तरीके से हमें अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ऑफलाइन भी आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इटसेल्फ, राइट। अब देखो तीसरा रूल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग। देखो एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग कैसे, आपने पीछे देखा, डिटेल्स देख ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लिए, और क्या देखा आपने, सब कुछ देख लिया, मतलब आपके मन में एक ये चीज आ गई कि हाँ मैंने ये सब कुछ देख लिया, अब इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा। एक होता है प्लानिंग, एक होता है एग्जीक्यूशन।
यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दूंगी, प्लानिंग भी बड़ी ज़रूरी होती है। अगर आपके पास एक परफेक्ट स्केड्यूल है, एक परफेक्ट टाइम टेबल है प्रिपरेशन के टाइम का, देन डेफिनेटली आप ये मान लो कि आपको सक्सेस बड़ी जल्दी मिल जाएगी। अगर आपके पास परफेक्ट टाइम टेबल है, परफेक्ट स्केड्यूल है हर एक सब्जेक्ट का, डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, है ना। अब प्लानिंग हमने की, टाइम टेबल हमने देखा, कैसे देखना है वो भी बताती हूँ। देखो आप खुद से एक टाइम टेबल फ्रेम करो कि आपको आज के दिन में ये सब्जेक्ट्स इतने इतने टाइम पे करने हैं, और आप किसी और टॉपर की स्ट्रैटेजी भी देखो कि उसने प्रॉपर अपनी पढ़ाई कैसे करी थी। मैंने अपने टाइम पे क्या किया था, एक खुद से टाइम टेबल फ्रेम किया और यूट्यूब पे टॉपर्स का भी टाइम टेबल देखा, तो मुझे ये लगा कि हाँ जो मेरे टाइम टेबल में कमियां थी वो मैंने उनके टाइम टेबल से पूरी करी। तो एक प्रॉपर, मतलब कहते हैं ना जिसको मक्खन जैसा टाइम टेबल मेरे सामने प्रिपेयर हो गया था, जिसको मैं फॉलो करके सक्सेस डेफिनेटली ले सकती थी। तो मैंने इस टाइप से किया। आपसे खुद से प्रिपेयर नहीं होता, आप किसी और का टाइम टेबल देखो, अगर आपको लगता है कि आप फॉलो कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको उसको फॉलो करना ही चाहिए। प्लानिंग हमने कर ली, अब उसका एग्जीक्यूशन भी बड़ा ज़रूरी है ना। कहते हैं ना कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ना ताले और चाबी की तरह है। अगर आपने ताला तो कुंडे में अटका दिया लेकिन चाबी आप भूल गए तो ताला लगाओगे कैसे, चोरी हो जाएगी। अगर आपके पास सिर्फ चाबी है, ताला है ही नहीं, तो भी गलत बात हो गई। मतलब आपको ये ताला भी साथ लेकर चलना है और इसकी चाबी भी साथ लेकर चलनी है, तभी गेट बंद हो सकता है, तभी गेट खुल सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा, राइट। एग्जीक्यूशन करनी है प्लानिंग की, टाइम टेबल हमने बना लिया, देख लिया, अब उस टाइम टेबल को हमें क्या करना है, हमें उस टाइम टेबल को फॉलो करना है कि हाँ ये टाइम टेबल मैंने बनाया, इसको मैं फॉलो करूंगा। एंड अगर आपने उस टाइम टेबल को 90% भी फॉलो कर लिया, 100% तो चलो कुछ कुछ बच्चे कर पाते हैं, 90% भी फॉलो कर लिया ना, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कहीं नहीं रुकने वाला। और टाइम टेबल आप ऐसा फॉलो करोगे, ऐसा टाइम टेबल फॉलो करोगे जिसमें आपको प्री प्लस मेंस दोनों की ही चीज़ें इकट्ठी चलती हुई मिलेंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्री का देख के प्री के झंडे गाड़ने चले हो आप, नहीं होगा कुछ, आपको मेंस का भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। प्री प्लस मेंस इज अ परफेक्ट थिंग टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, एनी बैंकिंग एग्जामिनेशन, टू क्रैक एनी ऑफ द एग्जामिनेशंस। क्योंकि देखो हर किसी एग्जामिनेशन में लेवल्स होते हैं, ऐसा तो नहीं ना कि एक एग्जाम दे के आप पास हो जाते हो, ऐसा नहीं होता। जितना भी, क्योंकि देखो यहाँ पे ना आपकी नोटिफिकेशन आई, फॉर एग्जाम्पल आपकी नोटिफिकेशन, मैं SBI PO का एग्जाम्पल लूंगी, SBI PO की नोटिफिकेशन आई थी नवंबर में, दिवाली से एक दिन पहले। उसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हमारा रहा था दिसंबर एंड प्लस जनवरी स्टार्टिंग में, राइट, दिसंबर एंड प्लस जनवरी स्टार्टिंग में था, और उसका मेंस हमारा जनवरी में था, राइट। जनवरी एंड में हमारा मेंस था, मतलब आपको सिर्फ 1 महीना का यहाँ पे टाइम मिला, 1 महीना का यहाँ पे टाइम मिला, टाइम नहीं मिला इतने 1 महीने में, ना तो प्री प्रिपेयर होगा ना मेंस प्रिपेयर होगा। तो नोटिफिकेशन छोड़ो, प्लान बनाओ, इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो अच्छे से, और डेफिनेटली सब चीज़ें होंगी। अब इस एग्जीक्यूशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो चीज़ होती है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज करना। अब देखो यहाँ पे लोग सोचते हैं कि अच्छा बोल दिया सबने, स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालाइज करनी है, बट करनी कैसे, ये तो कोई बताता ही नहीं है। जैसे ना पहले हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया था ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, बोलते सब है कि देखो, लेकिन बताता कोई नहीं है कि कैसे देखो। हर एक क्वेश्चन पेपर खोल के बैठो ना, क्लर्क का कौन सा है, PO का कौन सा है, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस करने लगोगे, आपको दिमाग में क्वेश्चंस चलेंगे कि हाँ ये क्लर्क लेवल है, ये PO लेवल है, बस थोड़ा सा स्टार्ट करने की देर है ना। उसी टाइप से मैं आपको यहाँ पे भी बताऊंगी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज करना है, जैसे मैंने किया था। यहाँ पे देखो एक चीज़ होती है ना कि हम लोग कहीं पे भी किसी भी पार्टी में रेडी होकर जाते हैं, आजकल पार्टी बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, तो किसी भी पार्टी में रेडी होकर जाते हैं तो वहाँ पे जाने से पहले 10 बार हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, है ना। मिरर लंबा सा घर में लगा होगा, लंबा नहीं तो छोटा भी होगा, कुर्सी पे चढ़ चढ़ के देखेंगे कि हाँ ड्रेस कैसी लग रही है, ठीक है। फिर हेयर स्टाइल ऐसे ऐसे बालों को भी संवार के देख लेंगे, इयररिंग्स भी देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, है ना। और लड़के भी ऐसे अपने बालों को लेके 1 घंटा सामने खड़े रहेंगे। जब हम लोग उस शादी में जाने के लिए, उस पार्टी में जाने के लिए इतना ज़्यादा खुद को एनालाइज करते हैं कि हम परफेक्ट दिख रहे हैं या नहीं, है ना। डीओ भी मार लेंगे, अच्छा खुशबू बढ़िया आ रही है ना, हम परफेक्ट दिख रहे हैं या नहीं, वो चीज़ देखने के लिए आप घंटा शीशे के आगे खड़े हो जाओगे। लेकिन जो एग्जामिनेशन आपकी ज़िंदगी बनाने वाला है, जो आपको सक्सेस दिलाने वाला है, जो आपकी ज़िंदगी को 360 डिग्री के टर्न में मारेगा, मतलब टर्न दिला देगा, एक परफेक्ट टर्न,
जो आपको चाहिए अपने लाइफ में, उसको क्लियर करने के लिए आप आईने के सामने नहीं खड़े हो सकते। आपको डर लगता है कि यार गलती हो गई तो क्या करूँगा, है ना, मम्मी पापा डांट ही ना दें। ऐसा ही होता है ना, जब शुरू शुरू में बच्चे शादी में तैयार होकर जाते हैं तो मम्मा तैयार करती है ना, फिर खुद से होने लगते हैं तो गलतियां भी निकलती हैं, बेटा बाल ऐसे बना, इयररिंग्स ये वाले डाल, है ना, फिर खुद से समझ में सब चीज़ें आने लग जाती हैं। उसी तरीके से आपको भी इस चीज़ का एक टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट दोगे मतलब आईने के सामने खड़े होगे तभी आपकी पार पड़ेगी, है ना। समझ में आई? अभी आपका आईना है क्या? हमेशा बोलती हूं मैं, आपका आईना क्या है? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है जो मैंने इतनी ज्यादा दी है जितनी किसी बच्चे ने नहीं दी होगी। देखो मैं एक ऐसी हूँ, मतलब एक ऐसी इंसान हूँ जो खुद को टेस्ट करना ज़्यादा पसंद करती है रादर देन प्रैक्टिस। जब मेरे बेसिक्स क्लियर हुए ना, अच्छे से क्लियर हुए, तब मैंने धड़ाधड़ टेस्ट दिए, मैंने प्रैक्टिस कम कर दी अपनी। अब कई लोगों को प्रैक्टिस अच्छी लगती है। देखो हर किसी का स्केड्यूल जो होता है ना वो अलग होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग चल के शायद हो सकता है आपको सक्सेस ना मिले, शायद, क्योंकि हर किसी का स्केड्यूल अलग होता है। हो सकता है कि कई बच्चे सुबह उठकर पढ़ते हैं, कई बच्चे रात को पढ़ते हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सुबह ही उठकर पढ़ो, वो चीज़ नहीं है। मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या किया। मेरे बेसिक्स क्लियर हुए, एग्जामिनेशन देखो आते ही रहते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन आ रहा है नहीं आ रहा है, मैंने मॉक टेस्ट धड़ाधड़ दिए। 2 वेबसाइट के मॉक टेस्ट थे और एक वेबसाइट से 2 आईडीज़ के मॉक टेस्ट थे मेरे पास, मतलब टोटल ऑफ 3 आईडीज़ पे मेरे पास मॉक टेस्ट थे। सफिशेंट मॉक टेस्ट थे, प्रीलिम्स के 20 होते हैं हर एक में, 20 to 21 एक फ्री वाला भी होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 60-63 मॉक टेस्ट मेरे पास थे। बहुत होते हैं इतने एक एग्जामिनेशन के। एसबीआई पीओ की बात करूँ 63, आईबीपीएस 63, आईबीपीएस क्लर्क 63, बहुत सारे थे। तो मेरे पास इतने सारे थे तो मैंने सोचा क्यों ना प्रैक्टिस की जाए। और जब भी आप मॉक टेस्ट करते हो ना, उसमें आपको पता चलेगा हाँ आपकी टाइमिंग कहाँ गलत जा रही है, टाइमिंग कम है या ज़्यादा है, और आपके वीक एरियाज कौन से हैं, कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, कौन सा हो रहा है, कौन सा स्किप किया तो क्यों किया। लास्ट में अगर आप देखोगे तो एक चार्ट बना हुआ आता है ना एनालिसिस का, उस चार्ट में भी आपको पता चल जाता है। बट जब आप एक मॉक टेस्ट दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे, तो आपको खुद से एनालिसिस आने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि जब आप पहला मॉक टेस्ट दोगे ना आपके 10 नंबर ही आएंगे, हो सकता है 5 ही आए। पहला मॉक टेस्ट दोगे 10 नंबर आएंगे, 5 भी आ सकते हैं, मेरे भी 10-20 ही आए थे, मुझे याद नहीं है। लेकिन आपको ये 10 नंबर देख के, अच्छा ये 100 में से होता है, प्रीलिम्स की बात करूँ तो ये 100 में से होता है, लेकिन आपको ये 10 नंबर देख के ना डरना नहीं है, क्योंकि यही 10 नंबर आपके हो सकता है 80 to 90 में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना, यही 10 नंबर कन्वर्जन लेके आएंगे। बट अगर आपने यहाँ से शुरुआत की तो डेफिनेटली यहाँ तक पहुँच सकते हो। और यही 10 नंबर आपको बताएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं और आपके वीक एरियाज क्या हैं। स्ट्रॉन्ग एरियाज कैसे पता चलते हैं? जो क्वेश्चन आपने बहुत जल्दी किए, मतलब लेस टाइमिंग में किए, या फिर जो क्वेश्चन आपको आते हैं, ये आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हुए। वीक एरियाज क्या हुए? जिस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और वीक एरियाज क्या होंगे? जो क्वेश्चन आपको आता ही नहीं है, जो क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया, ये आपके वीक एरियाज होते हैं। मॉक टेस्ट का एनालिसिस इस तरीके से करो और अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को और स्ट्रॉन्ग करो, वीक एरियाज को सुधारने की कोशिश करो। आपको पता है कि आपके टाइम डिस्टेंस स्पीड में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो टाइम डिस्टेंस स्पीड को बेसिक से उठाओ और बेसिक से बनाओ। इस टाइप से आपको एनालिसिस करना है। अब उस दिन हम लोग आरबीआई का एग्जामिनेशन देने गए थे, जिसको पता है, शायद किसी को पता हो, किसी को नहीं पता हो। आरबीआई का हम लोग एग्जामिनेशन देने गए थे, तो एक मेरे पास मतलब एस्पिरेंट आई थी, फॉलो करी थी वो मुझे। उन्होंने मुझे बोला कि मैम प्री क्लियर हो जाते हैं, मेंस क्लियर नहीं होते। काफ़ी लोगों की ये दिक्कत रहती है कि प्री हो जाते हैं बट मेंस में हम अटक जाते हैं। अटकते मेंस में इसलिए हो क्योंकि ना तो आप मॉक टेस्ट देते हो, ना ही आप अपना एनालिसिस करते हो, आप सिर्फ प्रैक्टिस में लगे रहते हो। जबकि मेंस एग्जामिनेशन दोनों चीज़ें डिमांड करता है कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, आप जीके भी टाइम टू टाइम कर रहे हो। अगर ये तीनों चीज़ें बैलेंस हो गई ना तो डेफिनेटली होगा। उसने मुझसे एक और डाउट पूछा था कि मैम मॉक टेस्ट जो मेंस के होते हैं वो सबमिट करके देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। अगर आपको लगता है कि पहले 2-3 मॉक टेस्ट आप नहीं दे पाओगे क्योंकि 3-3.5 घंटे के होते हैं, पहले 2 मॉक टेस्ट सबमिट कर दो। मतलब पहला मॉक टेस्ट सबमिट करो,
उसको अच्छे से सॉल्व करो, दूसरा मॉक टेस्ट सबमिट करो, उसको अच्छे से सॉल्व करो, 2 मॉक टेस्ट तक चलेगा, तीसरा खुद से दो ना 3.5 घंटे बैठ के, अदरवाइज पेपर में आपकी ऐसी हवा निकलेगी ना कि आप पेपर दे ही नहीं पाओगे जब तक आपकी सिटिंग नहीं होगी। तो 2 मॉक टेस्ट दे दो सबमिट करके, 3 दे दो, बाकी के 7 तो खुद बनाओ ना, खुद बनाओगे तभी प्रैक्टिस में आएगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एंड द लास्ट एंड द फाइनल रूल इज बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। डर लगता है तो कभी कभी झूठ भी बोलते हैं, ऐसा भी होता है कि मम्मी से काफ़ी बार झूठ बोल देते हैं। और मेरे साथ तो ऐसा होता था कि हम लोग जब छोटे होते थे, मम्मा दोपहर में सो जाती थी, हमें सोने को कहती थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आती थी, मैं उठ के और पार्क भाग जाती थी, हमारे घर के एकदम सामने पार्क होता था, है ना। फिर वापस से उसी टाइम में आके लेट के और मम्मा को झूठ बोल के और ये सब चलता था, है ना। हम लोग झूठ भी बहुत बोलते हैं, लेकिन ऐसे झूठ चलते हैं, हम लोगों ने बचपन में ऐसे बहुत किया है, ऐसे झूठ चलते हैं। लेकिन जो चीज़ आपको आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, उस चीज़ में आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको खुद से सच्चे बने रहना है। कैसे, जब मैं प्रिपेयर करी थी ना, रात को जब सोने का टाइम होता था तो मैं खुद से ये एनालाइज करती थी कि आज के दिन में मैंने क्या किया, अच्छा इतना किया तो क्या सही किया, क्या सही नहीं किया, सही किया तो आराम से नींद आ जाती थी, सही नहीं किया तो जो बचता था उसको पूरा करके सोती थी। मतलब आपको अपने आप से हर बार में पूछना है कि क्या आप सही चल रहे हो या फिर आप गलत चल रहे हो। अगर आपको पता चल गया कि आप कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो, तो ये जो चीज़ है ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एग्जामिनेशन क्लियर करने में। आपको खुद से सच्चाई रखनी है कि हाँ मैं यहाँ पे गलत हूँ, मुझे ये चीज़ सुधारनी है, मुझे जनरल अवेयरनेस नहीं आ रही है, मुझे सुधारनी है, मुझे बैंकिंग अवेयरनेस में प्रॉब्लम है, मुझे सुधारनी है। बट you are being honest and this is your best quality, and also you don't have to fear anything about the examination। मेरे साथ क्या हुआ था, IBPS PO दिया था, पहला एग्जाम था, कंप्यूटर मेरा बंद हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी कि नहीं अब तो नहीं होगा, बस गया सब गया। उस चक्कर में मैंने अपना एग्जामिनेशन खराब कर दिया। क्या हुआ, कुछ नहीं मिला, आवाज़ लगाई इन्विजिलेटर को, उसने फटाफट से ठीक कर दिया, टाइमिंग भी मिस नहीं हुई, उसी टाइम से दोबारा शुरू हो गया, और क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ पैनिक की वजह से मैंने अपना सब कुछ खराब कर दिया। SBI PO में सेम चीज़ हुई मेरे साथ, कंप्यूटर फिर से बंद हुआ, मैं पैनिक नहीं हुई, इन्विजिलेटर को आवाज़ लगाई मैंने और उन्होंने ठीक कर दिया। क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ सिचुएशंस दोनों अलग थी। वो पहला एग्जाम था, कल आ गई थी कि दूसरे एग्जाम में ऐसा नहीं करना। आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, आपको पैनिक नहीं करना, डरना नहीं है कि आपके साथ वाला सब सही कर रहा है, आपके साथ वाला आपका कंपटीशन कम करने के लिए आपको डीमोरलाइज करेगा, आपको नहीं होना है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, IBPS PO में हुआ था शायद। मेरे साथ जो लड़की बैठी थी ना, उसने मुझसे पूछा आपका पहला एग्जाम है, चेहरे से पता चल जाता है। मैंने कहा हाँ पहला है। कहती गलत ही एग्जाम में आ गए हो, क्लियर नहीं होगा। एग्जामिनेशन से पहले बोला, और उसका भी इफेक्ट मेरे दिल में रहा जिसने मेरा एग्जामिनेशन खराब किया। तो कोई भी अगर आपको ऐसे बोलता है ना, उसको और आप 2 सुना के बोलो कि नहीं तेरा एग्जामिनेशन खराब होगा, मेरा तो नहीं होता, या फिर एकदम उसको इग्नोर कर दो। बट आपको डरना नहीं है। ऑल्सो यू हैव टू स्टे काम। पूरे के पूरे एग्जामिनेशन में जब तक आप काम नहीं रहोगे, आपका काम नहीं चलने वाला है। ये काम रहोगे तो आपका काम चलेगा। कैसे, अगर आपको जनरल अवेयरनेस पहले खुल गया, क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, डरो मत, जितने आते हैं करो। आप ये सोचो कि नेक्स्ट सेक्शंस में मुझे और ज़्यादा अच्छा करना है। अगर आपने ये सोच लिया कि नेक्स्ट सेक्शंस में मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ और एक सेक्शन बिगड़ गया तो कोई बात नहीं, डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन पास होगा। पहला सेक्शन ही आपने बिगाड़ दिया अगर, तो आगे के सारे सेक्शंस बिगड़ जाएंगे। एवरीथिंग जो भी एग्जामिनेशन में रिक्वायर्ड होती है, कोई भी चीज़, वो यही डिमांड करती है कि आप पेशेंट रहो, काम रहो, अपने आप को एकदम ठंडा करके रखो। नहीं होता तो एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हो ना, 10 मिनट बैठ जाओ यार, बैठ के खुद को बोलो कि येस यू आर द बेस्ट, आइज क्लोज करके, यू आर द बेस्ट, आज हमारा सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। मेरे साथ वालों का मुझे नहीं पता, बट मुझे आता है, वो एक सीट मेरी है। जब आप एग्जामिनेशन से पहले खुद को ये चीज़ें रियलाइज़ करवाओगे ना, तो डेफिनेटली देखना यही होगा। आज भी अगर मैं एग्जामिनेशन कोई भी देने जाऊँ ना, मैं 10 मिनट पहले, हमारे पास बहुत टाइम होता है, 10 मिनट खुद को पहले दूंगी आइज क्लोज करके कि येस स्मृति यू आर द बेस्ट। आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा किया है, वो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, आपको भी उनके लिए बहुत अच्छा सोचना है, आपको करके दिखाना है। यू हैव टू मेक देम प्राउड एंड यू लव देम। आप बहुत प्यार करते हो उनसे और यही प्यार आपको उनको शो करना है। बस आप इतनी सी लाइन बोल दोगे ना, एंड गॉड इज़ विद यू, है ना, जिस भी भगवान को मानते हो, गॉड इज़ विद यू, अगर आप इतनी लाइन्स बोल लोगे ना, आपको अंदर से ही पॉजिटिविटी आ जाएगी।
ये एलिमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है जब हम लोग प्रैक्टिकली एग्जामिनेशन देने जाते हैं. तो दीज वर द 5 एलिमेंट्स, 5 रूल्स दैट आई हैव फॉलोड इन माई प्रिपरेशन, एंड दीज हैव हेल्प्ड मी अ लॉट इन अचीविंग सक्सेस इन क्लियरिंग बोथ द एग्जामिनेशंस. एंड अगर मैं कर सकती हूँ तो देखो आप भी कर सकते हो. अब आपको पता चला कि इस तरीके से करना है तो डेफिनेटली होगा. आपको जब गाइडेंस ही नहीं थी तो नहीं हो रहा था, अब पता चला, और अगर अब भी आप नहीं करोगे तो फिर बहुत बड़ी गलती हो जाएगी. एंड आई एम होपिंग कि आप ये 5 रूल्स जो है अपने आप पे इम्प्लीमेंट करोगे, 5 स्टेप आप चढ़ोगे प्रैक्टिकली, एंड 5 स्टेप चढ़ के आपको आपकी जो डेस्टिनेशन है, ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है, वो डेफिनेटली मिलेगी. एंड फॉलो ज़रूर करना, इसको इग्नोर मत करना, बिकॉज बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है. एंड डेफिनेटली आई एम होपिंग, आई एम गिविंग यू बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर कि आपका एग्जामिनेशन डेफिनेटली क्लियर होगा, एंड यू विल बी clearing the examination with flying colors. And this is all for today, so good luck and stay happy.